नमस्कार बच्चों, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज भूगोल विषय की 12वीं कक्षा का तीसरा अध्याय, जिसमें अपने पहले दो क्लास में पढ़ा था जनसंख्या वितरण, घनत्व व वृद्धि, जैसा सामने लिखा हुआ है, जिसमें जनसंख्या के बारे में हमने अध्ययन किया, वितरण के बारे में अध्ययन किया और घनत्व के बारे में अध्ययन किया। लेकिन आज अपने वृद्धि के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में फिर आपको मानचित्र के अंदर जनसंख्या का वितरण और घनत्व दर्शाने, किस प्रकार से दर्शाते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, वो बताएंगे विषयों का मानचित्र बना करके। तो वृद्धि के बारे में बात करते हैं अपने, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जैसे पहले भी अपने एक चर्चा की थी जनसंख्या वृद्धि पर, कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो जनसंख्या का आकार होता है उसमें जो निश्चित तौर पर होने वाला परिवर्तन होता है, कोई भी एक निश्चित क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, और उसके अंदर जो जनसंख्या है उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो वह जनसंख्या वृद्धि में शामिल करते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। अब जनसंख्या वृद्धि को हम लोग संख्या में भी लिख सकते हैं और प्रतिशत में भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को। ठीक है। अब जी बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे निकालें। तो इसमें है क्या कि जो पहले जनगणना हुई, जैसे अपने यहाँ 2001 में जो जनगणना हुई उसके आंकड़े, और उसके आंकड़े क्या हैं 2001 की जनगणना के अनुसार कि 102.70 करोड़ जनसंख्या थी, है ना। हर 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। तो फिर अगली जो जनगणना हुई वो हुई 2011 में, और 2011 की जनगणना के अनुसार 121.001 करोड़। यहाँ एक बात बता देता हूँ, आपकी पुस्तक में भी इसको शामिल नहीं किया गया है जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए, और सिर्फ 121 करोड़ माना है। ठीक है। तो आप जैसा उचित समझो वैसा कर सकते हो, मात्र थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अब अपने इसको देखते हैं। तो होता क्या है कि जो विगत पीछे की जो जनगणना वर्ष था, उस जनगणना वर्ष के अंदर जो वर्तमान में जनगणना का वर्ष है उसको उसमें से घटा दें। तो जैसे 121.01 मान के रखेंगे, तो इसके अंदर माइनस क्या करेंगे 102.70, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 18.31 करोड़ की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है। जनसंख्या के अंदर परिवर्तन है, बढ़ गई जनसंख्या। अब इसको हम प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या होता है कि जो ये निरपेक्ष वृद्धि आई जो हमारे सामने है ना, ये निरपेक्ष वृद्धि दर है जो उस 10 सालों के अंदर बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या में परिवर्तन आया वो। तो अब जब इसको हम, ये जो निरपेक्ष वृद्धि दर आई, इस निरपेक्ष वृद्धि दर के अंदर इस सन की जो जनगणना की जो जनसंख्या है उसका हम भाग देंगे और गुणा 100 से करेंगे। कितने से करेंगे? 100 से। तो सूत्र के अनुसार अपने इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर बताता हूं मैं आपको। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़ जनसंख्या है, और 2001 की जनगणना के अनुसार 102.70 करोड़ जनसंख्या है ना। अब जब हमने निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि निकाली तो ये निकल कर के आई 18.31 करोड़, ये निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि आई।
वृद्धि निरपेक्ष। ठीक है, अब इसको जब हम प्रतिशत में निकालेंगे तो कैसे करेंगे कि निरपेक्ष वृद्धि दर बटा में विगत पीछे जो जनगणना वर्ष था, जो वर्तमान में वो नहीं, विगत पीछे का जनगणना जो वर्ष था वो 102.70 और गुणा में 100। जब हम ये निकालते हैं तो आपकी पुस्तक के अंदर जो दिया हुआ है वो है 17.81%, लेकिन जब हम एक ये शामिल करते हैं 2011 की जनगणना का 0.01 करोड़ जब हम शामिल करते हैं तो ये हो जाता है 17.82%। इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम इसको नहीं मानते हैं, सीधा 00 करोड़ कर दिया, तो फिर आपका ये जो निकल के आया ये कुछ ऐसा निकल कर के आएगा और इसके अंदर आपका आएगा 17.81%। वो आपकी पुस्तक का मान लो, भले ही ये मान लो, एग्जिट जो है वो करना चाहिए हमें। ठीक है, तो 17.81 या 82% जो है वो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है, और ये क्या है, जनसंख्या संख्या के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दोनों प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। हर 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है। अभी जो जनगणना होगी वो कब होगी बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल, आप अच्छे वाले बच्चे हो, शाबाश। 2021 में, इसका मतलब अगले वर्ष है ना अपनी जनगणना है, तो उसमें अपने जो आंकड़े नए निकल करके आएंगे, नई बातें निकल करके आएंगे, तो पता चलेगा कि अपनी जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है और कितने प्रतिशत हुई है। तो उसके हिसाब से अपने अनुमान लगा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, ये तो हुआ जनगणना का प्रतिशत निकालना, जनसंख्या वृद्धि को देखना, नापना, कैसे जनसंख्या वृद्धि को निकालते हैं। अब विश्व में जनसंख्या वृद्धि को अगर हम देखें तो जो प्राग ऐतिहासिक काल था, प्राचीन काल, बहुत पुरानी बात करें, जब सृष्टि का आरंभ हुआ, पृथ्वी के ऊपर मानव ने उत्पत्ति ली, जैसे बहुत से विद्वान मानव की जो उत्पत्ति मानते हैं वो जैसे अपने वेदों के अनुसार करें, पुराणों के अनुसार करें, शास्त्रों के अनुसार करें, तो उसके अनुसार मानव की जो उत्पत्ति हुई वो तिब्बत के पठार से मानते हैं, मध्य एशिया से मानते हैं। ठीक है, मध्य एशिया से मानते हैं। लेकिन आपकी पुस्तक के हिसाब से देखें तो मानव जो शुरू में आया तो वो अफ्रीका महाद्वीप से भी कहते हैं बहुत से, ठीक है ना, और अलग अलग स्थानों पर भी कह सकते हैं, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप और मध्य एशिया यहीं से मानव की उत्पत्ति है, वो दूसरे स्थानों से नहीं है। तो उस समय बहुत धीमी गति थी जनसंख्या के अंदर, बहुत धीमी गति थी। क्यों? क्योंकि एक तो जलवायु अनुकूल नहीं था उन लोगों के, और दूसरा खाने के लिए, वो भोजन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। तो उस समय मानव का पोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता था, उदर पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता था, मानव भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। तो इसलिए क्या, उस समय विषम परिस्थितियां होने के कारण, घुमंतु होने के कारण, घुमक्कड़ जीवन बिताने के कारण मानव की जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के बाद में उसी समय से धीरे धीरे मानव ने क्या किया, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, है ना, इनको अपना मित्र बनाना शुरू किया, उनके अपने साथ में अपने जीवन में जोड़ना शुरू किया। मानव ने क्या किया कि विश्व के अंदर उस समय जब मानव प्रागैतिहासिक काल में शुरुआती दौर था तो उस समय जनसंख्या गति धीमी थी, लेकिन उसके बाद में मानव ने जैसे जैसे विकास किया, पशुपालन करना शुरू किया, पशु पक्षियों को अपना मित्र बनाना शुरू किया, पेड़ पौधों से विशेष लगाव रखने लगा, उनको अपने फायदे के लिए जो वनस्पति थी उसको उगाना प्रारंभ किया। और इसी के साथ में एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, वो थी कृषि। कृषि के अंदर भी शुरू में जैसे बिल्कुल एकदम विरल अवस्था के अंदर बीज छिड़क दिए और बो दिए, कोई पूरा आधुनिक टेक्निक नहीं थी। फिर जैसे स्थानांतरित कृषि आई, है ना, तो इस प्रकार के बहुत सी जगह कृषि को शुरू किया। तो जब कृषि को शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, पेड़ पौधे लगाना शुरू किया, मानव ने जीव जंतुओं को अपना मित्र बनाना शुरू किया, तो उसको जलाशयों के निकट रहना शुरू किया उसने,
इन सब चीज़ों के अंदर उसको जलाशयों, पीने के लिए जल चाहिए, तो पीने के लिए जल चाहिए तो उसको जलाशयों की निकटता महसूस हुई और वहाँ पर स्थायी निवास बनाना शुरू किया, घुमंतु जीवन छोड़ दिया। अब जब स्थायी निवास बनाने लगा तो मानव का पोषण ज़्यादा होने लगा, घुमंतु जीवन से मानव का पोषण, उदर पूर्ति ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वो कृषि करने लगा, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से, इनसे मित्रता करना शुरू किया, जैसे दूध का, मांस का, इनका सेवन करना शुरू किया। तो उसने क्या है, पेड़ पौधों से, जैसे वनस्पति से कंदमूल फल खा लेता था, है ना, तो इस प्रकार से कृषि से अनाज मिल जाता था, तो उसका स्थायित्व आने लगा और उसके जीवन में जीविकोपार्जन ज़्यादा होने लगा, तो उसके जीवन में उम्र की, आयु की वृद्धि हुई, ठीक है ना, मानव भूख से नहीं मरने लगा। तो उस समय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, उसके अंदर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। उस समय तीव्र वृद्धि के कारण यही थे कि मानव विकास करने लगा। और आज वर्तमान समय में जनसंख्या बढ़ने का, अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने का, सभी जगह बढ़ोतरी होने का कारण यही है कि मानव ने जीवन जीने के लिए अन्य प्रकार की बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जुटा ली, जिससे मानव का जीवन लंबा होने लगा और मानव सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन करने लगा और स्थायी निवास करने लगा, घुमंतु जीवन नहीं व्यतीत करता है। अब ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की अगर हम बात करें तो इसको कई कालों में बांटा है। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। कौन से काल की? प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल की। सबसे पहले ये काल वो था जब आखेट और भोजन संग्रहण के लिए, ये सब ना अपने अगले अध्याय में करेंगे, आगे जो अध्याय आएंगे ना उनमें, जैसे प्राथमिक क्रिया के अंदर भोजन संग्रहण, आखेट, आखेट कहते हैं शिकार करने को। मानव उस समय जीवन को चलाने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उदर पूर्ति के लिए मानव आखेट पर निर्भर था। शिकार करके लाता जानवरों का, कहीं मिल जाता, नहीं मिलता, कई बार हिंसक जानवर से भिड़ जाता तो मर भी जाता, जानवर उसको खा जाता, वो जानवर को खाने के लिए गया और जानवर ने उसको खा लिया, ऐसा हो जाता था बहुत बार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है, कई बार जैसे मछली पकड़ने के लिए जलाशय में उतरा और अंदर कोई मगरमच्छ था, उसने मानव को खा लिया, भैया बड़ी मछली थी उसने मानव को खा लिया, है ना। तो इस प्रकार से क्या था कि मानव खुद शिकारी हो जाता था, तो आखेट पर जीवन निर्भर था। फिर भोजन संग्रहण, कि भोजन जो इकट्ठा कैसे करूं मैं, कैसे जोड़ूं भोजन को, ये प्रक्रिया जो थी, उस समय जनसंख्या बढ़ी। और उस समय जनसंख्या बढ़ने का जो समय था, वो जो जिन क्षेत्रों में था, वो जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें जनसंख्या तीव्र गति से उस समय नहीं बढ़ पाई, क्योंकि उस समय घटने का काल था, वो आखेट और भोजन संग्रहण के ऊपर निर्भर था। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिणी पूर्वी व पूर्वी एशिया है, इनके अंदर कुल मिलाकर के उस समय टोटल ही पूरे विश्व की 33 लाख के आसपास जनसंख्या थी। कितनी जनसंख्या थी? 33 लाख के आसपास जनसंख्या थी। और 15,000 वर्षों के अंदर, जब 15,000 वर्ष बीत गए, उसके दौरान उसके अंदर भी 53 लाख के पास पहुंची उस समय जनसंख्या। भाई 15,000 वर्षों के बाद भी 53 लाख हुई, जो आज वर्तमान समय में आप देख ही रहे हो कि 102 करोड़ थी और 121 करोड़ हो गई, कितनी बढ़ गई। और उस समय कितनी थी? 33 लाख। तो जब हम 33 लाख घटाते हैं इसमें से, तो कितना? सिर्फ मात्र 15,000 वर्षों के अंदर 15,000 जो वर्ष थे उनके अंदर मात्र 20 लाख जनसंख्या बढ़ी। करोड़ क्या सॉरी, 20 लाख जनसंख्या बढ़ी सिर्फ। और अब 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो मात्र 10 वर्षों के अंदर बढ़ जाती है ना, तो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर उस समय जो क्षेत्र थे उनमें बहुत ही न्यून गति थी, जनसंख्या बढ़ने की बहुत ही धीमी गति थी। और जो संसार का औसत था वो ना के बराबर था। संसार के अंदर जो औसत घनत्व था उस समय का, वो था 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर एक आदमी भी, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर एक आदमी भी, एक व्यक्ति भी ना के बराबर था, है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम था उस समय, बिल्कुल आवासीय क्षेत्र थे। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर सभ्यताएं विकसित हुई और उसके बाद में वहाँ पर तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ी।
अब जी प्राचीन काल की बात करते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल था, उस समय जब शुरुआती था, है ना। प्राचीन काल के अंदर क्या हुआ, जो ईसा का काल था, जब आरंभ हुआ ईसा का काल, तो विश्व की जनसंख्या जो थी वो 20 से 30 करोड़ के बीच में थी। ईसा का जो काल था उस समय जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के बीच थी मात्र, ठीक है, तब भी कोई ज़्यादा नहीं थी। और इस समय भारतीय उपमहाद्वीप, देखो अभी यहाँ आ गई ना बात, वो जो मध्य एशिया वाली बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में और पूर्वी एशिया में और यूनान, रोम और मेसोपोटामिया, मिस्र और ये सारे क्षेत्र थे, वो सिंधु नदी जो थी, सिंधु सरस्वती जो नदी थी, है ना, सिंधु सरस्वती नदी के आसपास के क्षेत्र में इस समय जनसंख्या बढ़ी। इस समय जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई और वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। प्राचीन काल के अंदर भी, प्रागैतिहासिक काल में तो ना के बराबर थी, है ना, इस समय भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद में आया मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर ये लगभग ये मानो कि 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, ठीक है ना, 700 से 1650 ईस्वी के बीच का जो दौर था, उस समय कुल जो जनसंख्या थी विश्व की, देखो ईसा के समय 20 से 30 करोड़ थी और इस समय भी कोई ज़्यादा नहीं बढ़ी, 55 करोड़ जनसंख्या हुई। कितनी हुई? 55 करोड़ जनसंख्या हुई, कोई ज़्यादा नहीं हुई, है ना, इस दौरान भी। तो मध्यकाल के अंदर जनसंख्या ना बढ़ने का कारण था, उस समय क्या था कि अकाल पड़ते थे, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, बाढ़ आ जाती थी, महामारियां फैलती थी। जब महामारियां, बुजुर्ग अपने बताते हैं कि जब महामारियां फैलती थी तो उस समय गांव के गांव खाली हो जाते थे, शहर के शहर खाली हो जाते थे। जैसे अब कोरोना आ रहा है ना, कोरोना का प्रकोप ऐसे कह रहे हैं ना कि अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना, ठीक ऐसे ही उस समय इतनी भयंकर महामारियां फैलती थी जिनका कोई इलाज नहीं था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता था और तब इतने आधुनिक साधन संपन्न भी नहीं थे। तो इस समय जनसंख्या बिल्कुल पूरे विश्व की 55 करोड़ थी, क्योंकि इस समय महामारियां, अकाल, है ना, सूखा पड़ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, या मान लो जैसे एकदम से फसलों का ना हो पाना, है ना, और युद्ध। उस समय छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटे हुए थे क्षेत्र और वो आपस में युद्ध भी होते थे उनमें, है ना, युद्ध होते तो बहुत सारे युद्धों के कारण बहुत सारे लोग कटबढ़ करके मर जाते थे, जिससे जनसंख्या बहुत कम हुई। अब आई अपनी आधुनिक काल। आधुनिक काल को 17वीं शताब्दी से शुरू मानते हैं। कौन सी शताब्दी से शुरू मानते हैं? 17वीं शताब्दी से शुरू मानते हैं। इस दौरान जनसंख्या के अंदर बढ़ोतरी तीव्र गति से होनी शुरू हुई। जैसे 1650 से अपने जो जनसंख्या वृद्धि का जो दौर था वो 1650 के अंदर 55 करोड़ थी। कितनी थी जनसंख्या? 55 करोड़। अब जी यही 1750 के अंदर कितनी हो गई? 72 करोड़। कितनी हो गई? 72 करोड़, ठीक है। और फिर 1850 के अंदर ये जनसंख्या, देखो पूरा 100 वर्षों के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, तो 1850 के अंदर ये 133 करोड़ हो गई। अभी जनसंख्या कोई ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा यहाँ देखो अमूलचूल परिवर्तन आया इन 100 वर्षों के अंदर। इस 100 वर्षों के अंदर तो ये कितनी बड़ी, बहुत ही कम, मान लो जैसे 20 करोड़ के आसपास बड़ी लगभग, है ना, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंतर आया है इसमें, है ना। और अब 1950 के अंदर, 1950 तक भी जब औपनिवेशिक युग था उस समय भी रियासतें थी, अकाल पड़ते थे, भुखमरी हुआ करती थी, है ना, और महामारियां फैला करती थी और युद्ध हुआ करते थे। तो उस दौरान भी जनसंख्या 1950 तक भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 251 करोड़ तक थी, 51 करोड़ तक। अब ये 1950 से मात्र 50 वर्ष में 2000 तक, जो सन 2000 आया उस तक, जो 2000 तक का काल था, उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 610 करोड़ हो गई, मतलब 6 अरब। देखो यहाँ से, यहाँ सिर्फ 2 थी, है ना, 2-2.5 अरब, और यहाँ पर 6 अरब हो गई, 610 करोड़ हो गई, यहाँ 251 करोड़ थी, है ना। तो कितना बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट का काल,
अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ जाना क्या कहलाया? विस्फोट का काल। और ये यही नहीं रुका। 2013 की जो यूएनओ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, जो 2013 की जो जनगणना है ना, 2013 की जो यूएनओ की रिपोर्ट है उसके अनुसार 714 करोड़ मतलब 7 अरब से ऊपर जनसंख्या हो गई विश्व की। तो ये जो समय था 2000 से 2013 का जो समय था, ये विश्व के अंदर जनसंख्या विस्फोट का काल कह सकते हैं। 1950 से जो 2000 का समय था 50 वर्ष का, वो जनसंख्या विस्फोट का काल कह सकते हैं, है ना। और एक अनुमानतः आप आंकड़ा देखना अपने घर के अंदर, इस बात का निरीक्षण करना कि 1950 से 1980 का जो काल है उस दौरान प्रत्येक घर के अंदर 10-11 बच्चों की संख्या मिल जाएगी आपको औसतन जब निकालोगे तो। और 1980 से 2000 तक का जो काल है उस दौरान लगभग 4 से 5 बच्चे, 4 से 5 बच्चों की औसत मिलेगी आपको घरों के अंदर। आप अनुमान से देखना इस चीज़ को प्रैक्टिकली कि 1950 से लगभग 1980 का जो 3 दशकीय जो सन निकले हैं 30 वर्षों के अंदर, लगभग हर एक घर के अंदर 10-11 बच्चों की औसत थी। और 1980 से 2000 तक 4-5 बच्चों की, हाँ 2000 के बाद में और अब वर्तमान समय तक ये संख्या घट करके 1-2 के अंदर रह गई है। ज़्यादा करो तो 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और आने वाले समय में हो सकता है जनसंख्या के ऊपर हम पूर्ण रूप से नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी जरूर, घटेगी नहीं। 1911 का जो काल था उस समय जनसंख्या घटी, ऋणात्मक में गई थी, लेकिन वो ऋणात्मक धनात्मक वृद्धि में किसी में भी हो सकती है। लेकिन अब जनसंख्या जो 1911 से 1921 का जो था उसके अंदर जनसंख्या ऋणात्मक में थी। तो क्योंकि उस समय महामारियां फैली थी, युद्ध हुए थे। अब जैसे मैंने माल्थस का नाम लिया था, अर्थशास्त्री हुए हैं, विचारक हुए हैं, उन्होंने माल्थस, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर जनसंख्या को कम करना है तो युद्ध होने चाहिए, प्राकृतिक आपदाएं आनी चाहिए, ज्वालामुखी विस्फोट होने चाहिए, भूकंप आने चाहिए, अतिवृष्टि होनी चाहिए, अनावृष्टि हो जानी चाहिए, अकाल पड़ना चाहिए, सूखा होना चाहिए और महामारियां फैलनी चाहिए, तो जनसंख्या कम हो जाएगी, है ना। तो इनका खैर इन्होंने कहा प्राकृतिक कारणों से भी जनसंख्या कम हो सकती है, मानवीय कारणों से भी जनसंख्या कम हो सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। अब जी ये सारी की सारी बातें जो थी वो जनसंख्या वृद्धि की थी कि देखो जनसंख्या के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया जनसंख्या के अंदर, है ना। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? विस्फोट का मतलब ये नहीं होता, मैंने एक बार बच्चों से पूछा कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो एक लड़के ने खड़ा होकर कहा कि कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है और उसमें लोग मर जाते हैं तो वो जनसंख्या विस्फोट। ऐसा नहीं है। आप सभी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि कुछ ही वर्षों के अंदर जनसंख्या 2 गुना से 3 गुना, 2 से या 3 से या 4 गुना वृद्धि हो जाए एकदम से, जनसंख्या के अंदर जो जनसंख्या थी उसके अंदर दुगुनी या तिगुनी या चौगुनी वृद्धि हो जाए तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अत्यधिक तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ जाना जनसंख्या विस्फोट के अंदर शामिल करते हैं हम। कुछ ही वर्षों के अंदर जनसंख्या के अंदर अमूलचूल परिवर्तन हो जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, वृद्धि हो जाना, जनसंख्या विस्फोट में शामिल करते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि 1950 के अंदर जो जनसंख्या 251 करोड़ थी वो 2000 के अंदर 610 करोड़ हो गई और 2013 की रिपोर्ट के अनुसार यूएनओ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 714 करोड़ जनसंख्या हो गई विश्व की, 7 अरब से ऊपर हो गई जनसंख्या, है ना। तो इस प्रकार से जनसंख्या के अंदर अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई इसका पता है आपको? क्यों हुई? क्योंकि उस समय इस समय सुख सुविधाएं बढ़ी, विज्ञान जो है, विज्ञान जो है उसने, विज्ञान ने अपना वर्चस्व बढ़ाया और उसने मानव के मृत्यु दर को कम किया और जन्म दर को वहीं रहने दिया। तो इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी। अब जी जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या कारण हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर के? देखो एक सामान्यतः अगर आप जो 9वीं 10वीं तक 11वीं तक जो पढ़ के आए हो आप लोग, 10वीं तक की मानो, विशेष करके 8वीं तक की जो कक्षा के अंदर लगता है जनसंख्या वृद्धि के कारण, उनमें सबसे पहले आपका फटक से एक जवाब होता है कि अशिक्षा, है ना। आप सीधा सीधा एक जवाब देते हो कि अशिक्षा। उसके बाद में फिर आप जैसे मनोरंजन के साधनों की कमी है, अंधविश्वास है ना, लड़के को ज़्यादा महत्व है ना, इस प्रकार की ये बहुत सारी कुरीतियाँ हैं।
सामाजिक कुरीतियाँ हो सकती हैं, है ना। तो उनमें क्या है, मान लो ये सारी जोड़ते जाते हो और आपका एक ही दिमाग आता है, लेकिन अब आप इस चीज़ को यहाँ ही छोड़ दो, क्योंकि ये नगण्य हैं जो जनसंख्या वृद्धि के कारण मानते हैं, तो इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं मान सकते। प्राग ऐतिहासिक काल में एजुकेशन इतना नहीं था, जनसंख्या नहीं बढ़ी, बहुत कम थी, तो अशिक्षा को कैसे कह सकते हैं। अशिक्षा के साथ में कुछ ऐसी बातें हुई कि अशिक्षा तो थी लेकिन पूर्ण शिक्षित तो नहीं थे लोग, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जब किसी चीज़ में गिरावट आती है तो फिर संगोष्ठियाँ, किताबों में लगना, रंगमंच पे दिखाना, नाटकों के माध्यम से दिखाना, है ना, ये सब चीज़ें, कविताओं के माध्यम से बताना, ये सब चीज़ें कब आती हैं, जब किसी चीज़ में या तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए या गिरावट आ जाए। तो जनसंख्या अत्यधिक बढ़ी, तो अब देख रहे हो आप हर एक पुस्तक के अंदर इनका सब्जेक्ट के तौर पे दिया हुआ है, बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। तो सबसे पहले आप भूगोल के विद्यार्थी हो, एक चीज़ ध्यान रखना, उष्ण जो पेटी है हमारी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ती है। उष्णकटिबंध में कारण कि वहाँ बच्चों के अंदर प्रजनन क्षमता की परिपक्वता जल्दी आ जाती हैं, जिस कारण से जनसंख्या अत्यधिक बढ़ती है। और फिर बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह था और था ना, इसके माध्यम से भी जनसंख्या बढ़ी। तो अब अपने भूगोल की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य मूल कारण क्या हैं। तो भूगोल के विद्यार्थियों एक चीज़ ये ध्यान में रखना, उष्ण जलवायु होने के कारण जनसंख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब जी अपने मूल कारण की बात करते हैं। मृत्यु दर में कमी, सबसे पहली बात यह है, मृत्यु दर में कमी या गिरावट। कि जन्म दर तो वैसी ही रही जैसी थी, जन्म दर तो वही रही, लेकिन मृत्यु दर के ऊपर हमने अंकुश लगा दिया, उसको हमने घटा दिया। मृत्यु इतनी नहीं हो रही जितना जन्म रहे हैं। अगर वो बरोबर चलता रहे आंकड़ा तो फिर तो बरोबर हो जाए बात, लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आने के कारण, मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। दूसरा, जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, खाद्य पदार्थ हैं जो खाने के काम में, अब इधर उधर मानव को भटकना नहीं पड़ता। मानव को पोषण के लिए, उदर पूर्ति के लिए, ऊर्जा के लिए पौष्टिक और अच्छा भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। भूख से लोग नहीं मर रहे हैं। इस कारण से जो निश्चितता हो गई, एक स्थायित्व हो गया कि हमें खाने को मिल ही जाएगा, तो इस बात से भी मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर वही की वही रही। तो इसमें अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। इस कारण से क्या हुआ, खाद्य पदार्थों की निश्चितता होने के कारण जनसंख्या वृद्धि बढ़ने का प्रमुख कारण है। उसके बाद में आपूर्ति। अब खाद्य पदार्थों की निश्चितता ही नहीं है, आपूर्ति, पूर्ण पूर्ति हो रही है। पहले जब गेहूं का आयात करना पड़ता था, चावल का आयात करना पड़ता था, और अब भारत आत्मनिर्भर है ना, पूरा हो रहा है। और प्रत्येक घरों के अंदर आपने देखा होगा आजकल जो खाद्य सुरक्षा वाला जो कार्ड बनवाते हैं, उसमें 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं मिल रही है, खाने को गेहूं मिल रही है। हम घर में बैठे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में बैठे हैं, फिर भी खाने को हमें मिल रहा है। भूख से नहीं मरने देगी अब कोई भी सरकार हो, चाहे किसी की भी, लेकिन वो भूख से नहीं मरने देंगे, है ना, चाहे वो राज्य सरकार हो, भले ही चाहे वो सेंटर सरकार हो या कोई भी देश की हो, ठीक है ना। तो वो अपनी प्रजा को भूख से नहीं मरने देगी। तो एक आपूर्ति होने लग गई, खाद्य पौष्टिक भोजन मिलने लग गया, उसकी जो ऊर्जा चाहिए, जितनी कैलोरी चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उसको मिल रही है। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक मूल कारण है। उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण और पड़ा, वो था कि जब 1779 में 1779 में औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक विकास इतना ज़्यादा हुआ कि हर एक व्यक्ति को लगभग रोजगार मिलने लग गया। चाहे वो प्राथमिक क्रिया में लगा हो, भले ही द्वितीय क्रिया में लगा हो, भले ही चाहे वो तृतीय क्रिया में हो, तो कोई ना कोई माध्यम जब बना कि जब उद्योगों का विकास हुआ। पहले क्या था, हाथकरघा या इस तरह की बातें, मशीनें हाथ से चलाने वाली ये चला करती थी, अब विद्युत से चलने वाली और ऐसी नवीन मशीनें आ गई जिनके अंदर बड़ा उत्पादन होता है, तो बड़े स्तर के ऊपर उसकी आपूर्ति भी करवानी पड़ती है ना। तो लगभग रोजगार मिल रहा है सभी को। तो औद्योगिक विकास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण था कि ज़्यादा लोग काम करेंगे तो ज़्यादा कमा करके लाएंगे, हम लोग घर में ज़्यादा संख्या में होंगे, और सभी अगर उद्योगों में या फैक्ट्रियों में अन्य कार्यों में लगे होंगे तो वहाँ से ज़्यादा आएगा, है ना, ज़्यादा वेतन मिलेगा हमें। तो इस कारण से भी जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद में वैज्ञानिक
तथा जो प्रौद्योगिकी विकास हुआ उसने भी जनसंख्या बढ़ाने के अंदर बड़ा योगदान दिया। कैसे? विज्ञान ने इतना किया कि मानव को, अब बता रहे हैं ना कि पूरा मानव का शरीर खोल करके द्वारा बंद कर देता है और नए नए जो अपने अंग हैं वो नए नए फिट कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विज्ञान ने इतना ज़्यादा उन्नति की कि वो मृत्यु दर के ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया। अब मरने देते ही नहीं। पहले जब देखा होगा आपने, प्राचीन समय के अंदर जो डिलीवरी हुआ करती थी वो घरों के अंदर ही, कोई गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत होती थी वही करवा देती थी। लेकिन अभी सभी हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? क्योंकि एक तो जनचेतना बढ़ी, स्वास्थ्य विभाग ने इतना प्रचार प्रसार किया कि जनचेतना बढ़ी, और दूसरा कुछ ऐसी योजनाएं चली जैसे अब कुछ पैसे मिलते हैं, है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल में और में इनमें जो डिलीवरी करवाते हैं उनके पैसे मिलते हैं। तो इस कारण से विज्ञान ने उन्नति की, ऐसी ऐसी दवाएं निकाली जिससे मातृ और शिशु दोनों की रक्षा की गई, मृत्यु दर घटाई गई। तो इससे भी जनसंख्या बढ़ोतरी का मुख्य कारण था। उसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण आता है, वो है शांति और सुरक्षा। देखो शांति है, अब वर्तमान समय में युद्ध कहाँ होते हैं? पहले जो रियासतें हुआ करती थी, छोटे छोटे रियासतों के अंदर टुकड़े हुआ करते थे, बड़ी रियासत होती थी वो आक्रमण कर देती, या छोटी रियासत अपना किसी के साथ में मिलकर के वो आक्रमण कर देती, तो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, अशांति ज़्यादा थी, ठीक है ना। अब नहीं है वो, अब शांति भी है और सुरक्षा भी है। कानून इस तरह के बन गए कि कोई झगड़ा करना ही नहीं चाहता, पता है झगड़ा करोगे सजा मिलेगी, है ना, और युद्ध भी जल्दी से नहीं होते, सभी देश शांति का प्रयास करते हैं। तो इस कारण से अब जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसने क्या किया, सभी को बीच बिचाव करके, बीच का रास्ता निकाल करके और युद्ध नहीं होने देता, विशेष कोशिश यही करता है कि युद्ध ना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि शांति और सुरक्षा बढ़ने के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हुई। इसके अलावा एक कारण और है, जैसे प्रवास। आपने देखा होगा जो उत्तरी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर जितने भी लोग गए हैं वो सब प्रवास के जरिए गए हैं। वहाँ के मूल निवासी तो वो आदिवासी लोग थे, जैसे उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी वो रेड इंडियन है ना। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो वो जो लोग हैं वो अब जितनी भी वहाँ संख्या है, जनसंख्या है, वो सब यूरोपीय देशों से या अपने अन्य देशों से वो वहाँ गए हुए हैं, प्रवास किया हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। तो ऐसे स्थानों पर चले गए जहाँ पर पहले जनसंख्या ना के बराबर थी या नहीं थी, वहाँ अब जनसंख्या बढ़ने लगी है, कारण कि वहाँ पर प्रवास कर गए लोग, पलायन कर गए, वहाँ चले गए, है ना। तो इस कारण से भी जनसंख्या वृद्धि के अंदर बढ़ोतरी हुई कि वहाँ लोग तो थे ही नहीं, तो उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने में भी बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार से भी जनसंख्या बढ़ी। अब जी इस जनसंख्या की समस्या क्या है, जो वृद्धि हुई जनसंख्या के अंदर, उस जनसंख्या वृद्धि की समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या ये है कि तीव्र और भयावह, बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा कि आने वाले समय में संसाधन कम पड़ जाएंगे और जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, ठीक है ना। संसाधनों का और जनसंख्या का आपस में तालमेल नहीं हो पाएगा। ये बात अपने जब मानचित्र बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन किस प्रकार से चल रहे हैं, जैसे गणितीय और ब्रिटिश पद्धति से कैसे, ज्यामितीय तरीके से कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, अपने इनके बारे में बात करेंगे। तो ये एक भयावह स्थिति है कि इस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ती गई तो संसाधन कम पड़ जाएंगे और जनसंख्या का पालन पोषण करने के लिए पूर्ण रूप से वो नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए, है ना। ये भी हो सकता है। अब जी इसके अंदर अगर हम एक बात करें, अब जैसे संसाधन वाला, चलो आप लोग पहले अब बोल रहे हो तो देख लीजिए कि क्या था कि जनसंख्या जो है, यहाँ पर ये बताया गया कि जनसंख्या जो है, माल्थस के द्वारा बताया गया कि जनसंख्या जो है वो इस तरीके से बढ़ती है, 1 से 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और आगे कंटिन्यू। जनसंख्या इस प्रकार से बढ़ी। संसाधन जो है वो क्या बढ़ते हैं, गणितीय तरीके से बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे कंटिन्यू, इस प्रकार से, ठीक है। अब यह कहता है कि जनसंख्या 1, संसाधन 1, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या 2, संसाधन 2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि बराबर मात्रा में है। जनसंख्या बढ़कर के 4 हुई और संसाधन बढ़कर के 3 हुए, तो यहाँ ये मानते हैं कि कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं जो संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जनसंख्या की स्थिति है, ये आदर्श जनसंख्या की स्थिति है, अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति है। लेकिन जनसंख्या बढ़कर के 8 हो गई, संसाधन 4 ही रह गए। जनसंख्या बढ़कर के 16 हुई, संसाधन 5 ही हुए। जनसंख्या बढ़कर के 32 हो गई, संसाधन आगे जैसे बढ़ते गए। तो इस स्थिति को जनाधिक्य, अत्यधिक ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं इस चीज को। कई बार ऐसा होता है कि संसाधन यथावत होते हैं लेकिन जनसंख्या माइनस के अंदर होती है, जनसंख्या माइनस में होती है। कारण कि वहां जनसंख्या है ही नहीं। जनविहीन क्षेत्र जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके ऊपर भी खनिज संसाधन तो है ना, इस तरह के बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन वहाँ जनसंख्या नहीं है। ऐसी स्थिति को जनाभाव कहते हैं कि वहाँ पर संसाधन तो हैं लेकिन उनका प्रयोग करने वाला, उनको उपयोग में लेने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को जनाभाव कहते हैं, कम जनसंख्या कहते हैं या जनविहीन क्षेत्र कहते हैं। तो ये स्थिति जो थी जनसंख्या की, ये भयावह स्थिति को प्रदर्शित करती है कि कुछ संसाधन लिप्त हो जाएंगे, कुछ प्रजातियां लिप्त हो जाएंगी और जनसंख्या इस तरह से बढ़ती रही तो आने वाले समय में रहने के स्थान की भी समस्या आएगी। क्योंकि कुछ स्थानों के ऊपर आपने जैसे पीछे पढ़ा, अत्यधिक जमघट है, अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। सीमित संसाधन, जैसे संसाधनों के बारे में बताया आपको। वितरण असमान, कुछ ही स्थानों के ऊपर केंद्रित होकर के रह गई है जनसंख्या, सभी स्थानों के ऊपर समान रूप से नहीं है, कुछ स्थानों के ऊपर एकदम से केंद्रित हो गई जनसंख्या, ठीक है ना। उसके अलावा पर्यावरण का बिगड़ना, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण के अंदर बहुत सारी विकट परिस्थितियां आ रही हैं, है ना, जैसे अतिवृष्टि होना, जलवायु परिवर्तन होना, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडल का तापमान बढ़ना, हरित गृह प्रभाव होना, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जहरीली गैसों का बढ़ना, है ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, महामारियां फैलना, इस तरह की बहुत सारी विकट परिस्थितियां, बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो जाना, है ना, वो चाहे वनस्पति की हो, जीव जंतुओं की हो। तो इस प्रकार से मानव, बहुत सारे ऐसे खनिज संसाधन हैं वो भी लुप्त हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे पर्यावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ये इनकी एक समस्या है। अब इनका समाधान क्या हो सकता है जनसंख्या का समाधान ये हो सकता है कि सबसे पहले विवाह की उम्र बढ़ा देनी चाहिए। जैसे भारत के अंदर जो विवाह की उम्र है वो लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है। इस उम्र को लड़कियों की 21 वर्ष कर दी जाए और लड़कों की 25 वर्ष कर दी जाए तो भी जनसंख्या के ऊपर अंकुश लग सकता है। तो उसके बाद में अब सबसे पहला जनसंख्या के विवाह की आयु सीमा बढ़ाई जाए। उसके अलावा कुछ ऐसी जागरूकता लाई जाए, कुछ ऐसा प्रचार प्रसार किया जाए और स्वास्थ्य सेवाएं जो है, जो परिवार नियोजन की जो सेवाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए कि जनसंख्या पर अंकुश लगा सकें। ये समाधान हो सकते हैं। अब जी ये तो थे जनसंख्या का समाधान। अब जनसंख्या का समाधान अगर हम कर लेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर हम अंकुश लगा सकते हैं। तो अभी अपने अगले चैप्टर में जनांकी के संक्रमण और विश्व के मानचित्र दोनों करते हैं। थैंक यू।